तो दोस्तों कैसे हो आप सब। सभी लोग मस्त और स्वस्थ हो गए। तो आज की वीडियो हम वन शॉट के माध्यम से देखेंगे क्या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, आपको पता है हमारे जो सामाजिक विज्ञान है उसमें कुल 4 पार्ट हैं। पहला हमारे पास क्या मिलेगा, इतिहास मिलेगा। दूसरे में भूगोल मिलेगा। तीसरे में नागरिक शास्त्र मिलेगा और चौथे में क्या मिलेगा, अर्थशास्त्र। तो इकाई वन हम आज देखने वाले इतिहास का पहला पार्ट जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, पूरा चैप्टर आज एक ही वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने एक दोस्त से शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर दोनों पर डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। और हाँ, ऐसी छोटी छोटी वीडियो के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर देता हूँ। ठीक है, एक बार चेक कर लेना फॉलो करना या मत करना। ठीक है, तो देखते हैं पहला चैप्टर क्या है हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें मैं आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले परिचय मैं आपको दूंगा। ठीक है, और वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न दूंगा और पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल उत्तर के साथ। ठीक है, और देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या मैं आपको कौन कौन से प्रश्न है बड़े बड़े जो 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, आप जानते हो। मैं भी आपको ये सब कराऊंगा, नीचे हैं ये प्रश्न बड़े बड़े, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, वीडियो के अंत में। और देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन, ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इसके 2 कार्ड लिखिए। ठीक है, ये भी प्रश्न मैंने नीचे मेंशन किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ये भी क्वेश्चन मैं आपको सब कराऊंगा। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, प्रश्न हमारे पास, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद होने की कोई परिस्थितियां सहायक लिखिए। ठीक है, या परिस्थितियां लिखिए, कार्ड लिखिए, सब एक ही बात है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद की विचार तेजी से विकसित हुआ। क्या मतलब, यूरोप है, यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, कुल टोटल महाद्वीप कितने में, दोस्त 7 महाद्वीप हैं टोटल। ठीक है, और भारत किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। यूरोप भी एक महाद्वीप है। ठीक है, और अंटार्कटिका भी महाद्वीप है। ठीक है, इस प्रकार आप ये आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ो, यूरोप यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, और एशियाई महाद्वीप है जिसमें भारत पड़ता है। ठीक है, और क्या है, विकसित हुआ ऐसी भावना जिसमें एक लोग अपने देश की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास के प्रति एकता और गर्व महसूस करने लगे। ठीक है, लोगों ने अपने अपने राष्ट्रों की स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए संघर्ष किया। ठीक है, जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था 19वीं शताब्दी के दौरान, यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार तेजी से जब विकसित हुआ, तो ऐसे ऐसे में लोगों ने क्या किया, अपने अपने देशों की मतलब स्वतंत्रता की मांग करने लगे और इतिहास के प्रति एकता का गर्व महसूस करने लगे कि मुझे स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, लोगों ने अपने अपने राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए एकीकृत संघर्ष किया। ठीक है, जो अपने देश तो गुलाम थे, उन्होंने सभी ने अपने अपने देशों के लिए स्वतंत्रता की मांग की और एकीकरण किया। ठीक है, नेक्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। ठीक है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसका मतलब क्या था, देखो सबसे पहले लोगों के राष्ट्र की पहचान की भावना जागृत करना। ठीक है, नंबर 2 क्या है, समान भाषा, संस्कृति और अतीत के गौरव पर गर्व करना। ठीक है, ये उनका मतलब था। ठीक है, और है हमारे पास विदेशी शासन का अंत, साम्राज्यवादी ताकतों की मुक्ति पाना। ठीक है, ये अंत करना चाहते थे विदेशी शासन का। ठीक है, और नेक्स्ट है, स्वतंत्र और सार्वभौमिक राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, और मुख्य कारण क्या था इसका, देखो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है। अभी जितने ये क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कहा ना जितनी वीडियो आगे चलती जाएगी उतनी वीडियो इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को यूरोप में नई सोच को जन्म दिया। ठीक है, नेपोलियन का युद्ध कब हुआ था, आपको पता होगा 1815 ईस्वी में नेपोलियन का युद्ध हुआ था और नेपोलियन की हार भी हुई थी। ठीक है, और देखो यूरोप में कई सुधार किए गए पर उनकी विजय नीति लोगों के राष्ट्रवाद की भावना पर मजबूत हो गई। ठीक है, आगे क्या, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव क्या थे, सबसे पहले ध्यान से देखना, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव क्या थे, नई राजनीति व्यवस्था और आर्थिक परिवर्तन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, और फिर क्या है, 4 नंबर हमारे पास, संस्कृति और भाषा का क्या महत्व है। ठीक है, भाषा, कविता, लोक कथाएं, गीत और साहित्य के ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी की एक क्रांतिकारी घटना है। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी थी उसमें ये घटना घटी थी। ठीक है, इसमें इटली और जर्मनी के कई देशों ने एकीकरण हुआ। ठीक है, कहने मतलब इटली और जर्मनी जैसे देशों का एकीकरण हुआ और आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा विकसित हुई। यह प्रक्रिया धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैल गई। ठीक है,
आगे देखो, अब ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, देखो अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब ये जितने प्रश्न रहेंगे, सबसे पहले वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। देखो मेरे भाई, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से मैंने ये वीडियो बनाई है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं है मनो तांत डाली, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपसे इस इतने से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न क्या है हमारे पास, पहला, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की भावना का क्या अर्थ है, ठीक है। तो राष्ट्रवादी भावना क्या क्या अर्थ है। सबसे पहले अपनी संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर देखो, जितनी जल्दी आप पर इस पर आपके ऊपर है, जितनी जल्दी आप पीडीएफ लेना चाहते हो, आप एक कमेंट कर देना। और हाँ, जितनी जल्दी आप कमेंट कर दोगे, मैं आपसे देखो एक मैसेज करूँगा, आप इंस्टाग्राम पर जाके मुझसे एक मैसेज करना, मैं आपको बिल्कुल अपने व्हाट्सअप चैनल पर जोड़ दूँगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री जोड़ूँगा, इस पर कोई आपका रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक कमेंट करना होगा इस वीडियो में, ठीक है। और क्या है राष्ट्रवाद की भावना का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अपनी संस्कृति, भाषा, इतिहास के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना, ठीक है। राष्ट्रवाद का यह अर्थ था। दूसरा क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस किस प्रकार सहायता की शुरुआत की, ठीक है। तो नेपोलियन सहायता की शुरुआत की थी, कब की थी, 1804 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। किसके, बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण किसने किया, ठीक है। तो इटली का एकीकरण किसने किया था मेरे भाई, इटली का एकीकरण किया था जिउसेppe गैरिबाल्डी ने और काब ने मिलकर इटली का एकीकरण पूर्ण किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या है, 1789 में क्रांति ने क्या सिखाया। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संदेश दिया था 1789 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों, फ्रेंच क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो फ्रेंच क्रांति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजशाही का अंत करना और लोकतंत्र की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। राजतंत्र का अंत करना और लोकतंत्र की स्थापना करना फ्रेंच क्रांति का या फ्रेंच क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और नेपोलियन का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो नेपोलियन की हार कब हुई थी। जो नेपोलियन है उसकी हार कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में, ठीक है। नेपोलियन हार कब हुई, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हुई थी, ठीक है। फिर से एक बार देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन की हार कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर 1815 ईस्वी में कब कहाँ हुई थी, वाटरलू के युद्ध में हुई थी, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस ऑफ वियना का आयोजन कब हुआ। जो कांग्रेस ऑफ वियना है उसका आयोजन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, इटली का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, ठीक है। जो इटली का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काब्र को इटली का लोहा पुरुष कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया, इटली का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, काब्र को इटली का लोहा पुरुष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, 10वां क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के समय कौन कौन सा वर्ग सबसे अधिक सक्रिय था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग, ठीक है, मिडिल क्लास। नेक्स्ट है, देखो ध्यान से देखना, 11वां क्वेश्चन दोस्तों मुझसे क्या कह रहा है, फ्रेंच क्रांति के दौरान राष्ट्र ध्वज में कौन कौन सा रंग अपनाया था। जो फ्रेंच क्रांति हुई थी तो उसके दौरान राष्ट्र ध्वज जो तिरंगा था, उसे तिरंगा ही बात की जाए तो उसने कौन कौन से रंग अपनाए गए थे, ठीक है। तो देखो उसे तो तिरंगा 3 रंग का होता है, तो उसमें 3 रंग में 3 रंग थे, कौन कौन से मेरे दोस्त, नीला था, ठीक है, सफ़ेद था और लाल था। नीला, सफ़ेद, लाल रंग अपनाए गए थे फ्रेंच क्रांति के राष्ट्रीय ध्वज के में, ठीक है। फ्रेंच क्रांति के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग अपनाए गए थे, नीला, सफ़ेद और लाल। कितने रंग थे, 3 रंग थे, इसलिए क्या कहते हैं, तिरंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बिस्मार्क की नीति का क्या नाम था। तो बिस्मार्क की जो नीति थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मार्क, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिस्मार्क की नीति का क्या नाम था, तो रक्त और लोहे की नीति, ठीक है। अभी मैं आपको इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और आप इसका आंसर भी देना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, बिस्मार्क की नीति का क्या नाम था, रक्त और लोहे की नीति, ठीक है। जो बिस्मार्क की नीति थी उसका क्या नाम था, रक्त और लोहे की नीति, ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था। तो केसर विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, ये था, ठीक है। तो जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था, केसर विलियम प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इटली का एकीकरण में यंग इटली की संगठन की स्थापना किसने की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना या यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी, मैजनी ने की थी, ठीक है। या जिउसेppe मैजनी या मैथ्सनी भी कहीं कहीं होता है, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। जो 1815 ईस्वी थी
उसमें वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, तो देखो सबसे पहले यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना उसका उद्देश्य था। ठीक है, कब? 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो 1815 ईस्वी में यूरोप की शक्ति से संतुलन बनाए रखना। ठीक है, 16वां प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप में कितनी राष्ट्रीय ध्वज थे? कहने का मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध में पहले यूरोप में कितने शक्तिशाली राष्ट्र थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है, ये 5 थे। क्लियर। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखना। क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इटली में सबसे पहले प्रयास किसने किया था? ठीक है, जो इटली का एकीकरण था वह कराने में सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो जिउसेप्पे मैज़नी ने। ठीक है, किसने? मैज़नी ने सबसे पहले प्रयास किया था मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास राष्ट्र राज्य की अवधारणा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऐसा राज्य जिसमें एक ही जाति के लोग रहते हैं वह राष्ट्र राज्य की अवधारणा का अर्थ है। क्लियर, समझ में आया? 19वां क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण था वो कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, देखो अगर बात की जाए जर्मनी के एकीकरण की तो 1871 लिखेंगे, और इटली के एकीकरण की बात की जाए 1870 में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए तो 1871 लिखेंगे, और इटली के एकीकरण की बात की जाए तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? 1870। क्लियर। और देखो फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार था या कलाकार था। ठीक है, तो फ्रेडरिक सारियो कौन था या फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है भाई मेरे याद कर लेना। ठीक है, देखने से कुछ नहीं होगा, याद कर लेना। देखो एक बार मैं आपको करा रहा हूँ, आपसे एक बार पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है, आपको 100% याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, रेनन कौन था? इसका पूरा नाम था अर्नस्ट रेनन। कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था अर्नस्ट रेनन। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मन राष्ट्र के रूपक क्या था? ये किस बात पर प्रतीक था? तो जर्मेनिया था, जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का या अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया था। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति को माना जाता है? ठीक है, कौन सी विश्वविख्यात घटना राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रांसीसी क्रांति को। ठीक है, इसको फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। जाल वेराइन क्या था? ठीक है, जो जाल वेराइन या जॉल वेराइन क्या था? ये किस प्रकार की जर्मनी के आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया था? ठीक है, तो देखो सबसे पहले उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ये जर्मन शुल्क संघ था। ठीक है, ये जर्मन शुल्क संघ था, अधिकांश जर्मन साम्राज्य शामिल थे। जो जाल वेराइन था इसमें अधिक जर्मन शुल्क संघ था, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जर्मन के थे। ठीक है, 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त किया। ठीक है, और फिर मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। ठीक है, जो 30 से उसके 2 कर दी। इस प्रकार आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था कौन? जॉल वेराइन। ठीक है, नेक्स्ट है, मैजनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना कीजिए। ठीक है, या लिखिए। ठीक है, तो मैजनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों को नाम लिखिए। तो एक था यंग इटली और एक यंग यूरोप। ठीक है, किसने किया था? मैजनी से। ठीक है, किसने किया था? मैजनी ने, जिनका पूरा नाम है क्या है? जिउसेप्पे मैज़नी। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28वां, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया को परिवर्तन कर दिया? ठीक है, तो कौन सी शक्ति थी वो? राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बाल्कन क्षेत्र में निवासियों को क्या कहा जाता है? तो स्लाव कहा जाता है। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? स्लाव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1815 ईस्वी में। ठीक है, इसी साल 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध भी हुआ था, और इसमें नेपोलियन की हार भी हुई थी। ठीक है, यह पराजय कह सकते हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना। अगर मैं हार कह रहा हूँ और किताब में लिखी है पराजय, तो भाई मान लेना सही है। ठीक है, नहीं तो आपको भाई गलत करा रहे हो। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, 1815 ईस्वी में वियना संधि का क्या संबंध था? तो ड्यू मैटरनिक था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा अभी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, कौन सा है वो? नेपोलियन का युद्ध के दौरान कुछ बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था?
तो वियना संधि का उद्देश्य था। ठीक है, किस संधि का उद्देश्य था मेरे भाई? वियना संधि का उद्देश्य था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक, इसमें अभी लिखा या नहीं लिखा ये मुझे ध्यान नहीं है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी ये लिख लो। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन लगभग 20, 22, 23, 24 हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, और यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। और राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ये क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गई तो आप लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो आगे ये हो गया आपका, किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पिछले साल पूछा गया था ये, किसने कहा था? ठीक है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मैटरनिक का ये कथन है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो 34वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? किसने दी? कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल ने कॉन्स्टेंटिनोपल संधि थी, उसने क्या किया था? यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन क्या है, आयरलैंड में प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वोल्फांटोन। ठीक है, वोल्फटोन ने। ठीक है, किसने किया था? वोल्फटोन ने। आयरलैंड के प्रोटेस्ट के विरुद्ध आंदोलन किसने किया था? वोल्फटोन ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, आंखों पर बंधी पट्टी। ठीक है, आंखों पर पट्टी बंधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो न्याय का प्रतीक है। आपने देखा होगा कोर्ट में जो, या आप कह सकते हो जो सदन होता है, जो आप ये जानते हो निम्न सदन क्या होता है, उच्च सदन क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पर न्याय होता है, जहाँ पर सदबू बैठता है, सॉरी क्या होता है, वकील होते हैं, उसमें जो आपने देखा होगा फिल्मों में, जो मतलब कि जो वकील बैठता है या जो न्याय करता है उसके पीछे एक औरत बनी होती है, या तो क्या होगा, या तो होगा या पुतला बना होगा या खड़ी होगी। ठीक है, और उस पर पट्टी बंधी होगी दोनों हाथों में, और एक हाथ में क्या होगा? तराजू होगा। ठीक है, वह पट्टी मतलब कि आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू, वो किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक होगा। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको वकील होते हैं उनसे बात करना। ठीक है, अब देखो विलियम प्रथम कौन था? ठीक है, तो विलियम प्रथम कौन था? वेरी वेरी, अब यहाँ से देखो बल्लाने प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ठीक है, देखो विलियम प्रथम 1871 में प्रशा का सम्राट बना। कौन? विलियम प्रथम था, वो कब सम्राट बना? 1871 ईस्वी में। ठीक है, विलियम प्रथम 1871 ईस्वी में प्रशा का सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ। ठीक है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 में हुई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुई। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। ठीक है, फ्रांस और प्रशा का युद्ध 1870 में हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। और फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं अभी तक, अब उनका होगा टेस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जितने मैं आपको बल्लाने प्रश्न उतने करा रहा हूँ उसमें ही से मैंने छांट के क्वेश्चन लिखे हैं। अब आप अपने आप से दिमाग लगाओ कि कितने कर लोगे आप। ठीक है, मैंने कुल 10 प्रश्न लिए गए और 10 में से आपके एक भी गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी गलत गया तो भाई आपने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो देखो क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 1789 में, 1776 ईस्वी में। ठीक है, और 1815 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले आप बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने ये ऊपर कराया था क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1789 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है, नेकर को, बिस्मार्क को, या बोनापार्ट को? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो को। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है,
किसको? रूसो को कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जो यंग इटली है उसके सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गैरीबाल्डी थे, बिस्मार्क थे, मैजनी थे या नेपोलियन थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैजनी, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैजनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैजनी, ठीक है। यंग इटली सोसाइटी की संस्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? ठीक है। भारत में हुआ था? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चीन में हुआ था? बिल्कुल नहीं। जर्मनी में या फ्रांस में? इन दोनों ऑप्शन में से देखो। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में, ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया था, विलियम प्रथम के नेतृत्व में किया गया था, या नेपोलियन के, या गैरीबाल्डी के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसके, मतलब कि इटली का एकीकरण था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, की पराजय कब हुई? जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसकी पराजय या हार कब हुई थी? ठीक है। तो मैंने आपको बताया तो नेपोलियन था, नेपोलियन का सॉरी जो नेपोलियन था ना, नेपोलियन, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इसमें वाटरलू के युद्ध में हुई थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? 1815 ईस्वी में। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आगे, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था या सभी था? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असीमित राजतंत्र, ठीक है। जो 1789 में फ्रांस किस प्रकार राज्य था? असीमित राजतंत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से ये किसका कथन है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मैंने अभी आपको कराया था, काबुल का है, बिस्मार्क का है, मैजनी का है या मैटरनिक का है, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर अभी नहीं बताया और अभी पढ़ के आ रहे हो तो भाई आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। जो निम्नलिखित है ये किसका कथन है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैटरनिक, ठीक। मैंने अभी तुरंत ही ऊपर कराया था, ठीक है। वियना संधि कब हुई? ठीक है, जो वियना संधि थी वो कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में, ठीक है। वियना संधि कब हुई? 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, जो फ्रांस था उसमें गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जिसका नाम है 1848 में, ठीक है। अब देखो नेपोलियन के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी मेरे भाई? ये आपको आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। क्लियर है ना? देखो मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए और ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो जर्मनी की एक मुख्य भूमिका किसकी थी मैं आपको बता तो दूंगा, पर आपको भी कुछ बताना चाहिए मेरे भाई, इसका आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं, मतलब कि अब ये बल्लाने प्रश्न थे, अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, ज़्यादातर 4 नंबर और 6 नंबर वाले आते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में 2 और 3 नंबर का झंझट ही खत्म कर दिया, ठीक है। और ये जितने प्रश्न हैं 4 या 6 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो देखो फ्रांस की क्रांति क्या थी, ठीक है। तो मैंने इसके कार्ड भी मैंने शुरू में बताया था, मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वही कराऊंगा। तो देखो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति थी, वो सामाजिक कार्य क्या थे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग मैं डालूंगा फ्रांस की क्रांति, ठीक है। फिर यहाँ पर सामाजिक कार्य क्या थे, यहाँ पर हेडिंग डाल दी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना है 3 वर्गों की समानता, ठीक है। जो सामाजिक मतलब फ्रांस की क्रांति थी उसमें 3 वर्गों की असमानता थी। कौन कौन से? प्रथम वर्ग था पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग क्या था सामंत वर्ग, और तीसरा क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो प्रथम वर्ग में कौन आते हैं मेरे दोस्त? पादरी आते हैं, ठीक है। ये कौन थे? समाज की इनकी बहुत संख्या कम थी, जो पादरी लोग थे उनकी समाज में संख्या बहुत कम थी, फिर भी इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। ये आपको लिखना है बिल्कुल सेम जिस प्रकार मैंने लिखा है, ठीक है। फिर द्वितीय वर्ग में दोस्त कौन आते? सामंत वर्ग आते हैं, उसमें कौन थे? कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे, और मतलब कि भूमि के स्वामित्व रखते थे और करों पर छूट प्राप्त थी, ठीक है। जो कर है इसे मतलब कि इन्हें हम अपनी भाषा में कहते हैं कर्जा, ठीक है। समझ में आया ना?
द्वितीय हेडिंग डालेंगे। द्वितीय वर्ग में क्या थे? सामंत वर्ग थे, कुलीन वर्ग के व्यक्ति रहते थे, भूमि के स्वामित्व रखते थे और करों पर इनको छूट प्राप्त थी। ठीक है। नेक्स्ट तृतीय वर्ग में कौन थे आते? सामान्य जनता। ठीक है। कॉमन पीपल क्या है? जैसे किसान आता है, व्यापारी आता है, मजदूर आता है, दस्तकार आता है, लेखक आता है, बुद्धिजीवी आता है, आज सभी ये तृतीय वर्ग में आते हैं, जिसे सामान्य जनता बोलते हैं हम। ठीक है। इनकी संख्या लगभग 90% से अधिक थी। सभी प्रकार, अब तुम अंदाज लगाओ कि 90% ये थे सामान्य वर्ग वाले, सॉरी तृतीय वर्ग वाले में थे सामान्य जनता। ठीक है। और उसमें से देखो, इसी में से अब 10% में दो हैं, पादरी वर्ग और सामंत वर्ग। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? तृतीय वर्ग वालों की। ठीक है। और इनको क्या क्या था? देखो, इन पर मतलब कि इन्हें सभी प्रकार के कर भी देने पड़ते थे। ठीक है। इनको ऊपर वालों को छूट भी प्राप्त थी और फिर इनको तृतीय वर्ग वालों को क्या भी देना पड़ता है? भाई छूट भी नहीं थी और उनको कर्जा भी देना पड़ता है। ठीक है। इनको किसी प्रकार का कर देने पड़ते थे, मतलब सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे और जीवन स्तर बहुत ही कठिन था इनका। ठीक है। इनका तृतीय वर्ग वालों का। अब देखो क्वेश्चन, ये 1 नंबर का उसे पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन सभी जो 1-1, 2-2 नंबर वाले होते हैं ना, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है। ठीक है। तो देखो निरकुंसवाद क्या है? देखो, मेरा भाई ये काम पढ़ाना। ठीक है। ये क्वेश्चन आता तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इस प्रकार लिखने को नहीं आता है। ठीक है। तो मैं तो यार कराऊंगा ही। ठीक है। तो निरकुंसवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो निरकुंसवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होती। ठीक है। जो निरकुंसवाद है वो एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होती, इस पर किसी प्रकार की कोई कानूनी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, समझो। जो पुलिस होता है, पुलिस पर इसका कोई दबाव नहीं चलेगा। ठीक, कहने मतलब यहाँ पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अभी एक बार और पढ़ूँ क्या कह रहा है। निरकुंसवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। ठीक है। कहने का मतलब जितनी भी शक्ति होगी वो एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होगी और इस पर किसी भी कोई कानूनी नियंत्रण, कहने मतलब किसी प्रकार का कोई कानून का नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है। जैसे कानून का मतलब पुलिस हो गया और जितने भी गवर्नमेंट हो गए, उनका कोई इस पर नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है। और देखो, फ्रांस की क्रांति से संबंधित दो दार्शनिक का नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा हमारे पास मॉन्टेस्क्यू और दूसरा हो जाएगा वोल्टेयर। ये फ्रांस के प्रमुख दार्शनिक थे। ठीक है। नेक्स्ट है गृह युद्ध क्या है? अब ये अपने आप ही समझ लो, घर में होने वाले युद्ध को गृह युद्ध कहते हैं। अब आप घर के युद्ध को गृह युद्ध थोड़ी ना कहोगे। जैसे हमारा देश भारत है, ठीक, अगर भारत के बीच मतलब कि भारत के दो राज्यों के बीच अगर लड़ाई छेड़ दी जाए तो वो गृह युद्ध कहलाएगा। ठीक है। जैसे गृह युद्ध एक ही राज्य या देश के भीतर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो ऑटो वन बिस्मार्क का था। ठीक है। नेक्स्ट है आगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर वाले। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति कब हुई और उनका मुख्य कार्य क्या था? देखो, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए, या फिर पूछा जाएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई, उनका मुख्य कार्य क्या था? ठीक है। 2021 में, 22 में और 23 में, 24 में पूछा ही गया। ठीक है। देखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, क्वेश्चन वही रहता है। जैसे यहाँ पर अब तुम ही देखो, फ्रांस की क्रांति कब हुई, दो परिणाम बताइए। यहाँ पर क्या पूछा? फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसके मुख्य क्या कार्य था? और ये 2021 में और 22 में पूछा गया। इसी प्रकार अथवा में फिर क्वेश्चन पूछा, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कार्य क्या था? 23 में, 24 में। क्वेश्चन हर बार आता है पर उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उत्तर। ठीक है। उत्तर डालने के बाद हम क्या करेंगे? फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम, यहाँ पर इस प्रकार हेडिंग आपको बनाना है। ठीक है। हेडिंग बनाने का आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त? यहाँ पर आपको इस प्रकार पेन से हेडिंग बनानी है। फिर आपको लिखना है, हेडिंग के ऊपर लिखना है, राजतंत्र का अंतर और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है। तो क्या कह रहा है? फ्रांस की क्रांति ने लुई 16वें के निर्गुण शासन का अंत किया। जो फ्रांस की क्रांति थी उसने लुई 16वें के निर्गुण शासन का अंत कर दिया और फ्रांस की गणतंत्र की नींव रख दी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रसार किया। ठीक है। फ्रांस की क्रांति ने लोकतांत्रिक विचारों का विकास हुआ और फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य को अवधारणा को जन्म दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। ठीक है। तो यूरोप में कुलीन वर्ग की क्या विशेषताएं थी? जीवन जीने की समान शैली थी, भूस्वामित्व, कूटनीति, भाषा, आपस में वैवाहिक संबंध, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। ठीक है। ये थी कुलीन वर्ग की विशेषताएं, सॉरी यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं। ठीक है। समझ में आया? आगे चलें। चलो देखो, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में हर बार आता है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो लिखेंगे मेरे दोस्त, वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1814 से जून 1815 के बीच
ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ। ठीक है, आप इसी बात का ध्यान रखना, वियना है ऑस्ट्रिया का एक शहर है। ठीक है, तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1814 ईस्वी से 1815 तक ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ। ठीक है, क्लियर है ना। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण जनक क्यों कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई, उस पर चलकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको? ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 या 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता नंबर 1 थे काउंट काबोर, गैरीबाल्डी और विक्टर एमेनुएल द्वितीय। ये सभी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं के बारे में लिखिए। तो काउंट काबोर के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है, गैरीबाल्डी के बारे में लिख देना और एमेनुएल द्वितीय के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो आप किताब से पढ़ो ही लोगे, पहली बार पूछा नहीं जाएगा ये। ठीक है, सिर्फ इतना पूछा जाएगा, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं के नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है काउंट काबर, गैरीबाल्डी और एमेनुएल द्वितीय। ठीक है, अब देखो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे पूरा हुआ, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे पूरा हुआ, तो उत्तर डालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन के महान पुत्रों में से एक था। जो ऑटो वान बिस्मार्क था वो जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। इसे जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है, बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति पर अपनाकर सर्वप्रथम स्वेल्सिंग और हॉलस्टीन नामक प्रशासन पर नियंत्रण किया। ठीक है, जो बिस्मार्क था उसने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। उसे अपनाकर उसने सर्वप्रथम स्वेल्सिंग और हॉलस्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया। फिर ऑस्ट्रिया के युद्ध में सैडबाय के ऑस्ट्रिया को, जो ऑस्ट्रिया है ना, अभी मैंने बताया था वियना की संधि हुई थी, ऑस्ट्रिया में हुई थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को सैडबा के युद्ध में, जो ऑस्ट्रिया है ना, उसको सैडबा के युद्ध में 1866 में पराजित कर दिया। फिर से एक बार देखो, जो ऑटो वान बिस्मार्क था उसने ऑस्ट्रिया को सैडबा के युद्ध में पराजित किया। अब पूछा जाए कब पराजित किया, तो 1866 ईस्वी में पराजित किया। ठीक है, उसने सारे जर्मन साम्राज्य के प्रभाव को मुक्ति दिया। ठीक है, और उसके बाद बिस्मार्क ने सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को भी पराजित कर दिया और जर्मनी के एकीकरण पूरा किया। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का पूरा मतलब कि एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, फिर क्या है, 18 जनवरी 1871 में वायसराय के महल में फ्रांस के जर्मन साम्राज्य को मिलकर विलियम प्रथम फ्रांस के राजा या जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इटली का एकीकरण की प्रक्रिया, यहाँ पर थोड़ी प्रक्रिया गलत लिखी है, माफ कर देना। ठीक है, लिख लेना सही करके, यहाँ पर का नहीं बनेगा। ठीक है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में लिखिए। तो 2021 में, 22 में, 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इटली के एकीकरण कैसे हुआ, क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। और फिर आपको उत्तर में क्या लिखना है मेरे भाई? उत्तर यहाँ पर डालना है, इटली के एकीकरण प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। इस प्रक्रिया के विवरण इस प्रकार है। ठीक है, किस प्रकार है देखो, सबसे पहले इस इटली के अनेक वंशागत राज्यों को बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य को बिखरा हुआ था। ठीक है, जो इटली का एकीकरण था वो इस समय इटली अनेक वंशागत राज्यों में बहुराष्ट्रीय एवं हैम्सबर्ग, ठीक है, के राज्यों में बिखरा हुआ था। ठीक है, फिर आपको आगे क्या लिखना है, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती। जो इतालवी उनकी भाषा होगी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर अनेक रूप से प्रचलित था। ठीक है, जो इटली में एक भाषा है इतालवी, वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। ठीक है, अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित हैं। ठीक है, नंबर 3 आपको क्या लिखना है, 1830 में दशक जेउसेपे मैजनी ने इटली का एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। किसने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था? मैजनी ने। ठीक है, और उसने फिर यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, किस अगर क्वेश्चन पूछ जाए यंग इटली सोसाइटी नामक संस्थापन में स्थापना किसने की थी? तो मैजनी ने। किसने की थी? मैजनी ने। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, 1831 में और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए उनके कारण इतालवी राज्यों ने बिखराव आ गया। ठीक है, जिसके संगठित करने के लिए सेडेनिया या पीडामेंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय को आगे आया। ठीक है, फिर आपको आगे क्या लिखना है मेरे दोस्त,
इसका PDF आपको मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सीनिया और पीडामेंट के प्रधानमंत्री काबो ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस के सर्डिनिया पीडामेंट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई, ठीक है, कूटनीतिक संधि हुई। उसमें फिर क्या हुआ, 1859 में सार्डिनिया और पीडामेंट के ऑस्ट्रिया का पराजित किया, ठीक है। किसने, सार्डिनिया और पीडामेंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। किसने, गैरिबाल्डी के जो सैनिक थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, 1860 में दक्षिण इटली के सिसिलियों ने राज्यों को सार्डिनिया पीडामेंट के सैनिकों में प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय सैनिकों की मदद से वे स्पेन के पराजित कर सके, ठीक है। और 1861 में विक्टर द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1817 ईस्वी में पूरा हुआ। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा कब घोषित किया गया, तो 1861 ईस्वी को, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ या तात्पर्य क्या है, ठीक है, याद पूछ सकते हैं राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने की दो परिस्थितियां लिखी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन अथवा में कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है या क्या अर्थ है, ठीक है। उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनमें कारण यूरोप में राष्ट्रोदय होने का, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनका उत्तर देखो, सबसे पहले आपको उत्तर हेडिंग डालनी है, ठीक है। फिर आपको लिखना है मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्र राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी के मध्य तक नहीं हुआ था, ठीक है। जो राष्ट्र राज्य था उनका उदय 18वीं शताब्दी के मध्य नहीं हुआ था, ठीक है। विभिन्न देश जैसे अनेक भाग जैसे भागों में भाषाओं और कैप्टनों में विभाजित थे, ठीक है। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार होने लगा था। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार हेतु उत्तरदायित्व प्रमुख कारण निम्नतः है। सबसे पहला, संस्कृति की भूमिका, ठीक है। इसमें कुछ संस्कृति की भूमिका रही थी जिसका नाम है राष्ट्रवाद के विकास युद्धों के क्रांतिकारियों के साथ साथ संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे काव्य की, कला की, कहानियों की, संगीत की, राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने तथा व्यक्त करने के लिए सहयोग दिया। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों को प्रकट होती है, ठीक है। स्थानीय बोलियों पर बल और लोक साहित्य के एकत्र करने के लिए उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को फैलाना था। जैसे पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष के गुणगान किया गया, ठीक है। और विभिन्न क्षेत्रों लोक नृत्यों के राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया उसे, ठीक है। फिर दूसरी आपको हेडिंग डालनी है, क्या डालना है, भाषा। भाषा में क्या हम लिखेंगे, भाषा एक राष्ट्रीय भावनाओं को विकास या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। जैसे रूसी कब्जे के बाद पोलैंड भी रूसी भाषा में लाद दिया गया। उसके सदस्यों को राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा और हथियार बनाया। चर्च के आयोजन में पोलिश का प्रयोग हुआ, ठीक है। और फिर परिणाम स्वरूप पादरियों और विशेष बिशपों के जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और फिर पोलिश थी ना, भाषी रूसी प्रभुत्व विरुद्ध संघर्ष और प्रतीक के रूप में भी दिखाई जाने लगी, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, जन और विद्रोह। जन विद्रोह क्या है, तो 1830 ईस्वी में दशक के रूप में यूरोप जनसंख्या की तेजी से वृद्धि हुई और यूरोप में उनके इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक कर्ज बोझ दबे तले थे, ठीक है। शहरों के गांवों में कई कारण गरीबी थी, बेरोजगारी तथा खाद्यान्न में भी कमी के कारण लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए और इन विद्रोह के कारण रुद्रवादी सरकारें कमजोर पड़ने लगीं और तथा राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित होने लगीं, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, मध्य वर्ग का उदय, ठीक है। तो मध्य वर्ग का उदय कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न देशों में प्रमुख वर्ग थे, कुलीन वर्ग तथा राष्ट्रीय सॉरी कुलीन वर्ग तथा दास की कृषक वर्ग। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग तथा मध्य वर्ग अस्तित्व आ गए थे, ठीक है। और जो फिर क्या हुआ, उद्योगपतियों और व्यापारियों की सेवा में क्षेत्र में लोगों ने बनाए गए थे, ठीक है। इस वर्ग के कुलीन विशेषकारों, संपत्ति तथा शिक्षित उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीयता एकता के विचार को बढ़ावा देने लगे, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, ठीक है, या प्रभाव।
प्रारंभ क्या हुआ था 19वीं शताब्दी में यूरोप के एक नई विचारधारा पनपने लगी थी। ठीक है, उदारवाद ने नए वर्गों को के लिए एक इसका अर्थ है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून की समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार जो जोर देता है, ठीक है, और जो अपनी सहमति से बनी और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों पर पूंजी के असंभावनाओं के कारण आवागमन और पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। नया व्यापारी वर्ग एक ऐसी आर्थिक नीति पर पक्षधर था जहां वस्तुओं को लोग पूंजी और आवागमन बाधा रहित हो। इसे फिर आपको क्या किया गया, इसे विचारधारा ने एक नई राष्ट्रीय एकीकरण का बढ़ावा दिया। फिर आपका ऑप्शन 6 डालना है, मतलब हेडिंग 6 डालनी है। आपको क्या डालना है, ठीक है, आपको हेडिंग डालनी, फिर आपको लिखना है यूनान ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार या संचार किया। ठीक है, तो यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हुई। 1832 में कुस्तुनियाई संधि हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1832 में कुस्तुनियाई संधि हुई। ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता दी। इस स्वतंत्रता संग्राम के यूरोप ने अन्य देशों में भी एकीकरण करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और वीडियो को यार लाइक कर दें। और आपके लिए क्वेश्चन है हमारे पास, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने की, जियुसेppe मैज़नी ने की, बिस्मार्क ने की, या मैट्रिक ने की? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको 15 या 20 दिन में पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म करा दूंगा, जिस प्रकार मैंने आज की वीडियो बनाई। ठीक है, तो वीडियो पर एक कमेंट करना और वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना। ठीक है।